Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. We were discussing the first chapter that is some basic concept of chemistry. तो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी इंट्रोडक्शन स्टडी कर ली थी कि मैटर होता क्या है ना। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हमने पहले चैप्टर में क्या क्या चीज डिस्कस कर लिया। मैटर डिस्कस करना है, यूनिट्स डिस्कस करनी है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस करने हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था, राइट। बेसिक्स हमने पढ़े थे कि हमने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसमें कि मैटर क्या होता है ना। मैटर बेसिक बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। मैटर क्या होता है, जिसमें स्पेस भी हो और मास भी हो, है ना। और फिर हमने उसकी पढ़ा था कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, केमिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। केमिकल जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में, राइट। सो हमने इतना डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे यूनिट्स, है ना, कि एसआई सिस्टम हमें देता है, एमकेएस सिस्टम है, फंडामेंटल यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स है। हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था कि फंडामेंटल 7 यूनिट्स होती है ना। डिराइव्ड जो होती है, जो हम फंडामेंटल को यूज करके क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट, एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमने ये सारा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास क्या क्या चीज हमारी बेसिक मतलब मैटर यूनिट्स होते हैं, राइट। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि अब हमने लॉज क्या है जिसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक कंपाउंड बनता है। क्या क्या वो लॉज होने चाहिए जिससे एक कंपाउंड बनेगा या एक एलिमेंट बनेगा या फिर एक एटम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन अकॉर्डिंग्स विद टू द following 5 basic laws called law of chemical combination. These are as follows. तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड बन रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, वो सिर्फ 5 लॉज के हेल्प से बन रहा है, 5 बेसिक लॉज के हेल्प से बनता है। वो 5 बेसिक लॉज को हम कंबाइनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो 5 लॉ हमारे पास ऐसे, पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सबसे पहला लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हम पढ़ने वाले लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तीसरा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन गे-लुसाक्स लॉ एंड फिफ्थ वन एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये 5 लॉ आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये लॉज क्या कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं 5 लॉ को, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 लॉ को हम कंबाइनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो विद द वेरी फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, आपको नाम में ही दिख रहा होगा मास। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्टिकल के मास के बारे में बात करेगा। जो भी पार्टिकल, जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं कि एक रिएक्शन में मास को ना बनाया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब अगर मेरी रिएक्शन हो रही हो, जनरली हम रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इस साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं और ऐसे एरो डाल के प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि जो मास रिएक्टेंट साइड होगा वही मास इसके बराबर होना चाहिए, मतलब LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। सो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सबसे पहली चीज वो क्या कह रहे हैं, मैटर, कि मैटर जो है, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, वो हम ना ही बना सकते हैं, ना ही उसे हम तोड़ सकते हैं, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2
प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। ठीक है, यहाँ पर मैटर जो है वो गैसियस स्टेट में है रिएक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट साइड वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है ना। तो कहने की बात क्या है कि हमारे पास मैटर को ना हम बना सकते हैं ना ही मैटर को हम तोड़ सकते हैं, बट उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, दैट इज गैस टू लिक्विड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गैस प्लस गैस लिक्विड परफॉर्म कर रही है, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड से गैस रिमूव हो सके। ठीक है, तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, बट उसके जो क्वालिटी है, मतलब कि जो उसके मैटर है, जो वो एक्चुअल चीज है, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पहली चीज ये कहती है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड चीज वो क्या कह रहा है कि कोई भी चेंज हो रहा हो, चाहे वो फिजिकल हो रहा हो चाहे वो केमिकल हो रहा हो, उसमें हम मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। LHS साइड मास और RHS साइड मास दोनों सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये पेन का मास मैं बोलती हूँ 5 ग्राम है, तो रिएक्टेंट साइड हो गया मेरा 5 ग्राम, टोटल मास था मेरा 5 ग्राम। अब मैंने इसको तोड़ देती हूँ, इसको तोड़ दिया तो सपोज कि एक जगह बन गया 3 ग्राम और एक साइड बन गया 2 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 इज इक्वल्स टू 3 + 2 5 ग्राम, मतलब कि LHS और RHS दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर मैं इसी को केमिस्ट्री के फॉर्म में बात करूं, केमिस्ट्री के नॉलेज में बात करते हैं अब हम इसकी, तो दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हमारे पास जो मासेस होने चाहिए वो हमारे सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2O और O2 18 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे टोटल 18 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम, फॉर्मिंग 18 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि मास को भी ना हम बना सकते हैं ना ही मास को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि LHS रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास सेम होना चाहिए, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और मैटर को ना हम बना सकते हैं ना ही मैटर को तोड़ सकते हैं, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। मीथेन होता है CH4 और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस किया। मीथेन यहाँ पे 16 ग्राम हमने लिया, ऑक्सीजन को हमने 2 × 32। ये कैसे आया ये हम आगे डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे कि हम इसको मॉलिक्यूल को कैसे मासेस लेते हैं। अभी आप ये समझ लो कि ये जो आपको दिख रहा है आगे 2 है, O2 के आगे ये 2 लगा हुआ है, ये जो 2 है ये, एंड जो O2 की वैल्यू है वो है 32 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आई। देन कार्बन, उसने क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को बनाया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 44 ग्राम बन रही है। अगेन जो आगे 2 लगा हुआ है वो ये है, और वाटर जो बनता है वो 18 ग्राम बनता है। ठीक है, तो जब हमने पूरी रिएक्शन को सम अप किया, इसको भी प्लस कर दिया, रिएक्टेंट वाली साइड को, प्रोडक्ट वाली साइड को प्लस किया, तो यहाँ पर भी मेरे पास रिएक्टेंट साइड 80 ग्राम्स बन के आया और प्रोडक्ट साइड भी 80 ग्राम्स बन के आया। तो कहने का मतलब कि दोनों साइड के मासेस इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले मैटर को ना हम बना सकते ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते, बट उसकी फॉर्म को हम चेंज कर सकते, उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास से सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल पहला लॉ कहता है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हमारी कोई रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में। अगेन तो ये भी मास के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इस टाइम अभी हमें पता है कि मास और वेट अलग अलग क्वांटिटीज होती है, बट अभी हम मास और वेट को सिमिलर लेके चल रहे हैं। सो प्लीज नेग्लेक्ट दिस। तो
यहाँ पर भी हमारे पास मास के बारे में वेट के अकॉर्डिंग ही बात की जा रही है। तो जब वो कह रहा है कि जब भी मेरी केमिकल रिएक्शन होएगी, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाय वेट उसकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पानी बन रहा है तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 into 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2:16 दैट इज 1:8 में मेरे पास बन रहा है। तो ये क्या बाय मास उसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो वेट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उसकी एक सेम प्रोपोर्शन होगी। ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। बाय वेट उसकी जो प्रोपोर्शन होएगा वो हमेशा एक फिक्स्ड होएगा, एक फिक्स्ड होएगा, एक फिक्स्ड रेशो होएगी, वो हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, हम किसी भी सोर्स से ले ले, लेक से ले ले, रिवर से ले ले, ओशन से ले ले, कहीं से भी ले ले, विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमेशा एक प्योर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना होता है। एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8। हमेशा उसके बाय वेट बाय मास के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड रेशियो आती है, दैट इज 1:8। कैसे? H2O, हाइड्रोजन का मास हो गया 1, ऑक्सीजन का मास होते हैं 16, तो 2:16 बन रही है। एक फिक्स्ड हमें होल नंबर रेशियो चाहिए, दोनों को 2 के टेबल से मैंने डिवाइड कर दिया तो 1:8 आ गया, राइट। तो बेसिकली क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट बनेगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो एक उसकी फिक्स्ड रेशियो हमेशा बनेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ अमोनिया। अमोनिया तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का आएगा 3 into 1, ठीक है। 3 एटम्स अटैच हो रहे हैं और एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है। तो रेशियो क्या बन गई? 14:3। अमोनिया की रेशियो क्या बन जाएगी? 14:3, ठीक है। फिर मेरे पास एक फिक्स्ड मास के अकॉर्डिंग एक डेफिनेट प्रोपोर्शन आ गई, जिसे हम इस लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक कंपाउंड की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम HCl, ठीक है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो क्लोरीन का मास है 35.5, तो हम इसको एक होल नंबर रेशियो चाहिए होती है। ये ना हो हमारे पास एक बोल दिया जाए, मैं कह सकती हूँ कि डेसिमल्स में हो, ठीक है। फ्रैक्शन क्वांटिटीज हमें नहीं लेनी, होल नंबर क्वांटिटीज लेनी है। तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा तो 17, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा? 2:71। तो आप देख रहे हो यहाँ पे होल नंबर रेशियोज आ रहे, ठीक है। जैसे ही मेरे पास होल नंबर रेशियो आ गए प्रोडक्ट के, वो मेरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता। सिंपल। पहला लॉ क्या कहता है कि मैटर को ना हम बना सकते हैं, ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि जो भी मेरा कंपाउंड बनेगा रिएक्शन के बाद, वो बाय वेट के एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं पानी बना रही हूँ तो 2:16 बनेगा, दैट इज 1:8, एक उसके होल नंबर रेशियो बन जाएगी। अमोनिया की बात करें तो 14:3 में होगा। HCl की बात होगी तो 2:71 में होगी। आप समझ रहे हो यहाँ पे एक होल नंबर रेशियो हमेशा बनेगा। ये हमारा सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट लॉ हमें क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट मिलके एक या एक से ज्यादा तरह का कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की बात की। अब यहाँ पर हमारे पास किसकी बात होगी? 2 एलिमेंट्स की बात होगी और 2 ही कंपाउंड्स की बात होगी। वो क्या कह रहे हैं? 2 एलिमेंट लिए मैंने,
ठीक है, उनको कंबाइन करके 2 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल मेरा H2 प्लस O2, एक तो बना रहा है H2 और दूसरा मेरे पास बना रहा है H2O। एलिमेंट्स दोनों तरफ सेम है, देखो जो कंबाइन हो रहे हैं वो एलिमेंट सेम है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट बना क्या रहा है, एक बारी पानी बना रहा है, एक बारी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि दो एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट मिलके एक या एक से ज्यादा तरह का कंपाउंड बना सकते हैं। तो जो हमारे इन कंपाउंड्स की रेशियो भी होगी वो भी एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो बनेगी, ठीक है। एलिमेंट्स चाहे जो भी हो, ठीक है, एलिमेंट्स हमारे जो भी हो, जो भी हमारा रिएक्ट कर रहा है, अगर उसको मिलके दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बन रहे हैं तो भी हमारे पास जो रेशियो आएगी यहाँ पे डिफरेंट आएगी, ये हमारा सॉरी एक कांस्टेंट होल नंबर रेशियो आएगी, वो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहा है। अगेन ये रेशियो भी मास के अकॉर्डिंग होगी, फिक्स्ड मास के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास के अकॉर्डिंग होगी। अगेन ये लॉ भी हमारा मास के अकॉर्डिंग है। अभी तक हमने तीनों लॉ पढ़े, वो तीनों लॉ ही मासेस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसी एग्जांपल को देखें तो मेरे पास दो एलिमेंट मिलके एक बारी पानी बना रहा है और एक बारी हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों की जो रेशियो भी होगी वो भी फिक्स्ड होल नंबर रेशियो बनेगी। इसकी क्या बनेगी 1:8, इसकी क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगा 2:32, कम्स आउट टू बी 1:16। तो इसकी क्या बनी 1:16, इसकी बनी 1:8। आप देख रहे हो दोनों तरफ एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो आई है बाय मास। तो ये ही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। अब सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एक बार नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है और दूसरी बारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सेम एलिमेंट्स है, अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बट एक बार नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, एक बार इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम चेक करें तो 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 30 ग्राम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है। बट अगर दूसरे केस में देखा जाए तो 14 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दोनों बारे में एलिमेंट्स तो सेम है, बट जो मासेस बन रहे हैं मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के वो डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों की रेशियो निकाली तो क्या बनेगा NO मोनोऑक्साइड रेशियो डाइऑक्साइड, राइट। तो 30 ग्राम रेशियो 46 विच कम्स आउट टू बी 1:2, ठीक है। तो कहना क्या जा रहा है कि अगर दो एलिमेंट मिलके दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट के भी मास के अकॉर्डिंग रेशियो आएगी वो भी एक नंबर आएगी, वो भी एक होल नंबर रेशियो आएगी। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक बारी H2O बना रहे हैं और एक बारी हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो पानी बनता है उसका होता है 18 ग्राम और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है वो बनता है हमारे पास 34 ग्राम। तो अगेन अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ इन दोनों की तो H2O रेशियो H2O2 comes out to be 18:34। अगेन तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम रेशियो निकालेंगे वो भी सिंपल होल नंबर रेशियोज आएगा। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। क्या कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स मिलके दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट की भी रेशियो होगी बाय मास वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। नेक्स्ट इज गेलुसाक्लोज। अब आपने देखा है कि तीनों लो पीछे तीनों लो जो हैं वो मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो भी मास के अकॉर्डिंग है कि हमारा जो रिएक्टेंट साइड का मास है और प्रोडक्ट साइड का मास है वो सेम होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो भी यही कह रहे हैं कि जब भी हमारे एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट की जो रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी बाय मास। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन कह रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता है, सॉरी थर्ड लॉ क्या कह रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर दो एलिमेंट मिलके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक कोई और है दूसरा कोई और है, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं उनकी भी जो रेशियो होगी वो बाय मास एक कांस्टेंट होल नंबर रेशियो आएगी। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहे हैं। बट अब जो साइंटिस्ट थे ना, अब जो बाकी के दो हैं, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करी थी। तो इसलिए ये थोड़े से यूनिक लॉज हैं, क्योंकि पहले तीन जो लॉज है वो मास के अकॉर्डिंग ही थे, बट अब जो थे गे-लुसैक, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करी थी। सो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम किसने दिया था, गे-लुसैक ने दिया था। तो गे-लुसैक ने सबसे पहली बार वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करी थी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहली बार वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करी थी। उन्होंने क्या कहा था, अगर फॉर एग्जाम्पल गैसियस रिएक्शन हो रही है, अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी गैस है और प्रोडक्ट साइड भी गैस है, गैसियस रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर हम मास की बात ना करके वॉल्यूम्स की बात करेंगे। वहां हम मासेस की बात ना करके वॉल्यूम की बात करेंगे, ये गे-लुसैक ने कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था, व्हेन गैस इज कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जब अगर गैसेस मिल रही हैं और गैसेस ही बन के आ रही हैं, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो किस वॉल्यूम में, एक सिंपल रेशियो में बनाएगी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। किसमें, सिंपल रेशियो में बनाएगी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होना चाहिए, गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। गे-लुसैक ने क्या कहा था कि अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड गैसेस हैं, तो हम मासेस की बात ना करके वॉल्यूम्स की बात करेंगे और उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, ये गे-लुसैक ने कहा था, ठीक है, कि हम उसकी वॉल्यूम्स की बात करेंगे अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है। तो ये ही हमारा फोर्थ और मेन लॉ आता है, जो कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले तीन ने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने मासेस के अकॉर्डिंग बात करी थी और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करी थी। याद करो, पहले रिएक्शन में, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने क्या कहा था, मैटर के अकॉर्डिंग बात करी थी, है ना। डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट के मास के बारे में बात करी थी। मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके मास की रेशियो की बात करी थी। लेकिन गे-लुसैक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करी थी और गैसेस रिएक्शन के बारे में बात करी थी। क्या कहा था कि अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो दोनों ही, ठीक है, दोनों ही में वॉल्यूम हम मेजर करेंगे, ठीक है। हम गैसियस रिएक्शन में मास नहीं लेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और उनकी वॉल्यूम की रेशियो निकालेंगे। प्रोवाइड क्या करना चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इधर कंडीशन उन्होंने क्या लगाया कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ये गे-लुसैक ने कहा था। अब हम इसको एक और एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल में क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बना रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके पानी बनाया, जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और पूरी रिएक्शन मेरी गैसियस स्टेट में, पूरी रिएक्शन मेरी गैसियस स्टेट में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसके दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं एक वॉल्यूम, कुछ नहीं आगे तो एक लगाएंगे, वन लगाएंगे। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगेन 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से, ताकि 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बन सके, ठीक है। तो मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास अगर 100 के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 ml उसके 50% ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, दैट इज 50 ml से रिएक्ट करके 100 ml वाटर बना रहा है।
ठीक है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की रेशियो निकालें तो क्या आ रही है 2:1:2, 2:1:2। तो ये हमारी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेशियो आएगी जो कि गे-लुसेक ने कहा था। ठीक है, गैशियस रिएक्शन में हम मासेस की बात नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे और जो वॉल्यूम की रेशियो आनी चाहिए वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो आनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन reacts to form 2HCl, मतलब 1 volume of hydrogen reacting with 1 volume of chlorine forming 2 volume of hydrogen, तो 2 volume of hydrogen chloride। तो अगेन रेशियो क्या आ गई 1:1:2। अगेन एक कांस्टेंट होल नंबर रेशियो आ गई। ये हमारा क्या हो गया गे-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम की रेशियो आ गई। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। तो अगेन एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के रिएक्ट करके कितना बना रहा है, 1 वॉल्यूम अमोनिया बना रही है। तो रेशियो क्या आ गई 1:3:1 आ गई। अगेन ये ही रेशियो आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर गे-लुसेक लॉ है तो हम गैशियस स्टेट में बात करेंगे, गैशियस रिएक्शन में हम हमेशा वॉल्यूम लेंगे और वॉल्यूम की जो रेशियो आएगी वो भी एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो आएगी, प्रोवाइडेड उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। सिंपल, ये गे-लुसेक ने कहा था और ये पहला लॉ था वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। एवोगाड्रो ने क्या कहा था कि उन्होंने बोला कि ठीक है भाई मासेस भी हो गए वॉल्यूम भी हो गया, अब ये बताओ कि उसके अंदर के पार्टिकल्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने बात करी थी ना अपनी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो हमारे पास उसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल्स में मेजर करते हैं, मोल। ठीक है, तो हमारा उसने क्या कहा था कि जो एक गैस है, ठीक है, सबसे पहले उसमें हमेशा गैस फॉर्म में एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल जो है वो एटम ना होके मॉलिक्यूल है, एटम ना होके एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है। ठीक है, गैशियस स्टेट में अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें एटम ना होके एक मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल होएगा। सबसे पहली बात एवोगाड्रो ने ये कहा थी। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ गई, डेट इज नंबर ऑफ पार्टिकल की बात आ गई, डेट इज मोल्स की बात आ गई। ठीक है, तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था कि एक गैशियस रिएक्शन में एटम एक इंडिपेंडेंट यूनिट ना होके मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। ठीक है, और अगर हमारी एक गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उसके अंदर भी फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। दैट इज अगर यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट साइड होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट प्रोडक्ट साइड। ये उन्होंने कहा था। इधर से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक नंबर की, ठीक है, एक एटॉमिक मासेस की बात करेंगे उधर हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटा सी बात बता देती हूँ नेक्स्ट लेक्चर की कि एवोगाड्रो ने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सब्सटेंस भी बता दिया था कि कितने होने चाहिए। ठीक है, एवोगाड्रो ने अपनी इस थ्योरी के साथ साथ एक नंबर भी हमें दिया था। ठीक है, वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये वो नंबर है जो एवोगाड्रो ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इधर इट कैन बी एटम, इधर कैन बी मॉलिक्यूल, इधर इट कैन बी एलिमेंट, इधर इट कैन बी कंपाउंड, राइट। तो इतने ही पार्टिकल्स होंगे। ये ही नंबर पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, अगले लेक्चर में और उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एटॉमिक मासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट में हम सारा इसी नंबर को डिस्कस करेंगे। बार बार मैं 6.022 इंटू 10⁻23 ही बोलती रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
एवोगाड्रो ने एक हमें स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया था कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी एक गैसियस वॉल्यूम में, ठीक है। एक और छोटी सी रिवीजन लेते हैं इस पूरे लेक्चर की, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में सारे लॉज अच्छे से पढ़ लिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है हमारे पास गे-लुसैक लॉज एंड फिफ्थ है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसकी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसका जो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो होएगा बाय मास, बाय मास के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो आएगा, ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर दो एलिमेंट मिलके दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की भी जो रेशियो होगी बाय मास, ठीक है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। तो पहले तीनों लॉ मासेस के अकॉर्डिंग होते हैं। देन फोर्थ लॉ दैट इज गे-लुसैक लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, गे-लुसैक लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम। इन्होंने किसकी बात करी थी कि अगर गैसियस स्टेट में एक रिएक्शन हो रही है, गैसेस ही रिएक्टेंट है और गैसेस ही प्रोडक्ट है, तो हम उसमें मासेस ना लेके वॉल्यूम की बात करेंगे और वॉल्यूम की भी रेशियो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो आएगी। ये हमारा किसने कहा था? गे-लुसैक लॉ ने कहा था। एंड लास्ट फिफ्थ लॉ एवोगाड्रोस लॉ, उन्होंने किसकी बात की थी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे एक रिएक्शन हो रही है, अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक रिएक्शन हो रही है और उसके वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने वाले भी सेम होंगे और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 से, ठीक है। ये हमारा एवोगैड्रो लॉ है। So this was all about today's lecture. In the very next lecture we are going to discuss about the atomic and molecular masses. हम masses की बात करने वाले हैं। उससे पहले हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करेंगे, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था, उन्होंने एटम्स के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया था, इस सब के बारे में बात करेंगे कि डाल्टन ने एग्जैक्टली एटम्स के बारे में क्या कहा था, क्या चीज होती है एटम, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। Thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Student Scope.